हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, एक वीडियो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि बजट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली वीडियो में हमने बजट का इतिहास पढ़ लिया था, भारत में बजट का क्या इतिहास है। अब बजट का कॉन्स्टिट्यूशन व्यू और बजट का मीनिंग हम देखेंगे। साथ के साथ 2024-25 का जो भारत सरकार ने इंटरिम बजट बनाया है, उसमें भारत सरकार ने हमें क्या क्या दिया, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो, पिछली क्लास में हमारा क्या हुआ था, बजट का इतिहास, बजट की हिस्ट्री हो गई थी, हिस्ट्री ऑफ बजट। उसमें भारत का पहला बजट, इंट्रोड्यूस, रिप्रेजेंट, आजाद भारत का पहला बजट 1947 में आर के शानमुगम चेट्टी के द्वारा, जो इंटरियम बजट था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा। 3 प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये 3 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था। तो भारत के इतिहास में 3 प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने बजट पेश किया, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ के साथ भारत का पहला डिजिटल बजट जो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। निर्मला सीतारमण जी हैं, वो पहली फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन बजट पेश करने वाली दूसरी महिला है, क्योंकि पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी है। तो डिजिटल बजट भी इन्हीं के द्वारा पेश किया गया। 2017-18 में जो बजट है वो पहली बार 1 फरवरी को पेश किया गया, और 2017-18 में ही जो रेल बजट है वो नॉर्मल बजट के साथ पेश किया गया। ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और पहले बजट शाम को 5 बजे होता था, अब सुबह 11 बजे होता है। तो पहला बजट 2001 में यशवंत सिन्हा के द्वारा पेश किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बजट का कॉन्स्टिट्यूशन व्यू क्या है, बजट का संवैधानिक व्यू, संरचना क्या है बजट की। तो देखो, बजट का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट का मतलब होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक मिनट, यहां पर सिस्टम लिख दिया, स्टेटमेंट। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण ये होता है। देखो, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा। पैसे का विवरण दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, कहां कहां से कितना पैसा भारत सरकार के पास आना है, कहां कहां पर कितना पैसा भारत सरकार को पैसा खर्च करना है। तो बजट शब्द भारत के संविधान में कहीं भी नहीं है। तो बजट शब्द की जगह पर भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में कीवर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बजट या तो भारत सरकार पेश करेगी या स्टेट गवर्नमेंट पेश करेंगी। तो जो बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, वो है आर्टिकल हमारा 112। वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 112। और जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बात करता है, जो आर्टिकल, जो स्टेट गवर्नमेंट की बजट की बात करता है, या हम बोल रहे स्टेट गवर्नमेंट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, वो है आर्टिकल 202। ये तो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार पेपर में कि बजट शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो बजट शब्द संविधान के किसी भी अनुच्छेद से संबंधित नहीं है। तो बजट शब्द की जगह पर क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करता है, केंद्र सरकार के बजट की बात करता है, तो उसके लिए कौन सा हो गया, आर्टिकल 112। और जो स्टेट गवर्नमेंट जो पेश करती है, उसके लिए आर्टिकल 202। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है बजट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर
जो पेश करता है, और वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो, अब आगे चलते हैं। देखो, अब जो बजट है, बजट के अंदर होता क्या है? तो बजट के अंदर सरकार दो चीजें बताती है कि भाई कितना पैसा हमारे पास आएगा और कितना पैसा खर्च करेंगे। बजट रिसिप्ट्स, बजट रिसिप्ट्स, बजट प्राप्तियां, दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर, बजट व्यय, ये होता है। तो बजट के अंदर सरकार क्या करती है कि भाई कितना पैसा हमारे पास आएगा, प्राप्त होगा, और कितना पैसा भारत सरकार बजट को खर्च करेगी, उसका रिकॉर्ड देती है। अब जो भारत सरकार के पास जो पैसा आता है, जो बजट रिसिप्ट्स हैं, उनको दो कैटेगरी में भारत सरकार के द्वारा काट बांटा गया। पहला जो है, जिसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां। ऐसे ही जो बजट एक्सपेंडिचर है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू को राजस्व व्यय, कैपिटल को पूंजीगत व्यय, ये चीजें होती हैं। देखो यहां पर आपको चार वर्ड दिखाई दिए होंगे। ये दिखाई दिया रिवेन्यू, रिवेन्यू आपको यहां भी दिखाई दिया, यहां पर दिखाई दिया आपको कैपिटल, कैपिटल, यहां पर भी कैपिटल दिखाई दिया। तो जो बजट है वो एक्चुअल में दो बजट से मिलकर बना है। आप ये लिख सकते हो कि बजट के अंदर भी दो बजट होते हैं। पहला आपका रिवेन्यू बजट होता है, रिवेन्यू बजट। दूसरा आपका कैपिटल बजट होता है, कैपिटल बजट। अब दोनों के मतलब क्या है वो भी सीखेंगे हम। तो रिवेन्यू बजट के अंदर दो चीजें, रिवेन्यू में कितना पैसा आएगा जिसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं, और रिवेन्यू में कितना पैसा खर्च होगा जिसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसे ही कैपिटल में कितना पैसा आएगा जिसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, और कैपिटल में कितना पैसा खर्च होगा जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये बजट में होता है और इसी के अंदर सारी चीजें, ब्रांचेज जो है इसकी निकलती चली जाती हैं। तो एक्चुअली देखो स्टार्टिंग कहां से हुई? बजट। तो बजट के अंदर दो चीजें आई, बजट के अंदर सरकार का कितना पैसा आएगा और कितना पैसा खर्च होगा। तो जो सरकार के पास आने वाला पैसा है वो दो तरीके से पैसा आ सकता है, या तो रिवेन्यू बजट में पैसा आएगा या कैपिटल बजट में पैसा आएगा। तो रिवेन्यू बजट में जो पैसा आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स।
और कैपिटल बजट में जो पैसा आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। ऐसे ही जो पैसा सरकार खर्च करती है तो रिवेन्यू बजट में जो पैसा खर्च होगा वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल बजट में जो पैसा खर्च होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहां से वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है एसएससी का और डीएसएसबी का भी, कि भाई अब एग्जाम्पल दे देता है, वो आपसे पूछता है कि भाई ये इस तरीके का एग्जाम्पल दे दिया। मान लेते हैं कि भाई वो कहता है कि भाई सरकार पैसा खर्च कर रही है आपकी सैलरी देने के लिए, तो जो सैलरी देने के लिए जो पैसा खर्च कर रही है तो वो क्या होगा, तो ऑप्शन में इन चारों के नाम दे देता है। तो खर्चा है तो यहां पर आ गया। अब सैलरी देने वाला खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो दिमाग वाली सोचने वाली बात है। दूसरा, सरकार के पास पैसा आ रहा है, कैसे आया, डोनेशन दे दी किसी ने, तो डोनेशन के रूप में सरकार के पास पैसा आया, तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होगा या कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। सरकार ने अपनी संपत्ति बेच दी, अपनी हिस्सेदारी बेच दी, तो बेचने से जो पैसा आया वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होगा या कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। आप सरकार को टैक्स दे रहे हो तो सरकार के पास पैसा आ तो रहा है, वो पैसा रिवेन्यू रिसिप्ट्स होगा या कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। अब इस चीज को एक बार समझते हैं। तो देखो, तो बजट के लिए आर्टिकल कौन कौन से हम पढ़ चुके हैं, तो जो 112 और 202, 112 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 202 स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन व्यू इसके साथ साथ हम देखेंगे। तो देखो, दो वर्ड आए थे हमारे पास, एक वर्ड आया था रिवेन्यू, एक वर्ड क्या आया था, रिवेन्यू इन नेचर। दूसरा आता है कैपिटल, कैपिटल इन नेचर। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारे पास असेट्स, असेट्स, एक होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारियां, असेट्स का मतलब है संपत्ति, जो पैसा हमारे पास आ रहा है, हमारा है। जैसे आपकी जमीन आपकी असेट्स है, आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए असेट्स है, आपका बैंक बैलेंस आपके लिए असेट्स है। और जो किसी और से पैसा ले रखा है, बोरो कर रखा है, वो क्या होता है, लाइबिलिटी। अब पैसा या तो आता है या पैसा खर्च होता है, या तो पैसा आएगा या पैसा खर्च होगा। अगर पैसा आया तो जिसको हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू के अंदर रिसिप्ट्स। अगर पैसा खर्च होगा तो वो रिवेन्यू के अंदर एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रिसिप्ट्स भी हो सकता है। ऐसे ही कैपिटल के अंदर रिवेन्यू भी हो सकता है और एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। टेबल मैंने बना लिए। तो देखो, रिवेन्यू में दो चीजें थी, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दो चीजें। रिवेन्यू में पैसा आएगा या रिवेन्यू में पैसा खर्च होगा। ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो चीजें थी। अब देखो, रेवेन्यू इन नेचर वो खर्चा होता है जो रोजाना की जिंदगी में होता है। डेली नेचर का खर्चा आपका रिवेन्यू में होता है, कैपिटल का कभी कभार होता है। जैसे अगर बात की जाए, आप दूसरे तरीके से अगर इसको समझना चाहो, ऐसा खर्चा जो आपकी असेट्स और लायबिलिटी पर प्रभाव नहीं डालता, चाहे पैसा आ रहा हो चाहे पैसा जा रहा हो। मतलब अगर इसको और आसान भाषा में समझे तो आप डेली प्रॉपर्टी खरीद तो नहीं सकते। तो कोई ऐसा है जो डेली प्रॉपर्टी खरीदता हो, एक्सेप्शनल केस नहीं की बात कर रहे हो, नॉर्मल डेज की बात करें तो नॉर्मली कोई डेली प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, तो डेली असेट्स नहीं बढ़ेंगी। नॉर्मली कोई डेली असेट्स को बेचता भी नहीं है, तो असेट्स कम भी नहीं होंगी डेली के उसमें नेचर में। डेली कोई ना कोई रोजाना कोई उधार भी नहीं ले सकता, तो लाइबिलिटी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रोजाना जो उधार लिया हुआ पैसा उसका चुकाया भी नहीं जा सकता। तो जो डेली इन नेचर होता है बेसिकली वो खर्चा होता है जो असेट्स और लाइबिलिटी पर प्रभाव नहीं डालता। और जो असेट्स और लाइबिलिटी पर प्रभाव डालता है वो कौन सा खर्चा होता है, वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब असेट्स का मतलब हमने एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं हम लैंड, लैंड क्या आ गई, लैंड, भूमि, जमीन। क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, रहने दो। असेट्स में आप हाउस का एग्जांपल ले लेते हैं, हाउस।
घर है। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? उधार। आप पैसा क्या ले रहे हो? उधार ले रहे हो। पैसे आना चाहिए आपके पास, कैसे भी आए। घर को बेच दो, जो घर है, आ गया पैसा। अगर घर को बेच देंगे तो असेट्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो पैसा लेने के लिए मैं दो काम कर सकता हूं, असेट्स को कम कर सकता हूं, असेट्स को कम कर सकता हूं। क्लियर हुआ? और दूसरा काम क्या कर सकता हूं? पैसा लाने के लिए, पैसा लेके आना है, मेरे को रिसिप्ट चाहिए, पैसा लाना है, उधार ले लूं। उधार अगर किसी से ले लूंगा तो मेरी देनदारी या मेरी लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। मेरी लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अब इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट ये कहता है सरकार का कि भाई हम कोई भी असेट्स को कम नहीं करेंगे, हम कोई भी सरकारी संपत्ति को नहीं बिकने देंगे, लेकिन फिर भी पैसा सरकार के पास लेके आएंगे। वो रिसिप्ट कौन सी होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। दूसरा कह रहा है सरकार के पास पैसा आ तो रहा है, क्या उससे सरकार का कोई कर्जा बढ़ रहा है, देनदारियां बढ़ा रही है? तो ये कहता है हमारे पास जो पैसा आएगा ना तो उससे हम सरकार का कोई कर्जा बढ़ने देंगे और ना सरकार की कोई संपत्ति बिकने देंगे। तो बगैर संपत्ति को बेचे और बगैर उधार लिए जो सरकार के पास जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं, जो असेट्स पर प्रभाव नहीं डालता और जो लाइबिलिटी पर प्रभाव नहीं डालता। अब जो असेट्स पर प्रभाव डालने के बाद पैसा लाया गया, सरकार की संपत्ति को बेचने से जो पैसा आया है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाएगा। और जो उधार लेकर जो पैसा लाया गया है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ? तो आप पैसा लाने के लिए दो काम कर सकते थे, घर को बेच सकते थे। तो घर को बेचना मतलब असेट्स को कम करना। तो असेट्स बगैर कम किए पैसा आया, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। असेट्स को बेचकर पैसा लाया गया, कैपिटल रिसिप्ट्स। लाइबिलिटी उधार लेकर पैसा लाया गया, कैपिटल रिसिप्ट्स। बगैर उधार लिए पैसा लाया गया, रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू जहां पर आ गया ना वहां पर असेट्स और लाइबिलिटी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ही खर्चे का समझते हैं। जब सरकार को पैसा खर्च करना होता है तब क्या करती है सरकार? तो जो ऐसा खर्चा जो रिवेन्यू इन नेचर होता है, अब देखो आपको खर्चा करना है, क्या कर लो? जमीन खरीद लो, गया पैसा, हो गया खर्च। किसी से उधार ले रखा था पैसा, चुका दिया उधार, दे दिया पैसा जिसका था, हो गया खर्चा। तो उधार ले ये खर्चा करने के लिए आप दो काम कर सकते थे, असेट्स को बढ़ा दो, असेट्स को क्या कर दो? बढ़ा दो, या जो लाइबिलिटी थी उधार थी उसको चुका दो, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अब रिवेन्यू वाला क्या कहता है? रिवेन्यू वाला ये कहता है देखो भाई हम जो खर्च कर रहे हैं ना उससे आपकी कोई संपत्ति नहीं बढ़ेगी लेकिन पैसा खर्च होता रहेगा। जो आपने कर्जा ले रखा है कोई कर्जा कम नहीं होगा लेकिन फिर भी खर्चा होता रहेगा। कैपिटल क्या कहता है? देखो अगर कैपिटल खर्चा अगर आप कर रहे हो तो हम आपकी असेट्स बढ़ाएंगे, अगर कैपिटल खर्चा आप कर रहे हो तो आपका जो कर्जा है वो क्या करेंगे? हम कम करेंगे। तो सरकार ऐसी जगह पर अगर पैसा खर्च कर रही है जिससे सरकार की संपत्ति बढ़ती जा रही है, सरकार की असेट्स बढ़ती जा रही हैं, तो वो खर्चा कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और अगर सरकार ऐसी जगह पर खर्चा करती जा रही है जो सरकार ने पहले गए जमाने में कर्जा ले रखा था, अगर वो कम करती जा रही है सरकार, तो वो खर्चा कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन ऐसे ही फ्री में सब कुछ खर्चा करती जा रही है सरकार, फ्री में सब कुछ बांटती जा रही है, उससे पैसा खर्च तो हो रहा है लेकिन ना तो कोई कर्जा कम हो रहा और ना कोई जमीन बढ़ रही है, सरकार की संपत्तियां बढ़ रही हैं, तो वो खर्चा कौन सा होगा? तो वो होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आगे भी क्लियर हो जाएगा, अगर फिर भी अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगली वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो वापिस अपने पिछली स्लाइड पर चलते हैं, यहां पर जो हमने लिखा था। तो अब देखो रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स थी जिसमें सरकार के पास पैसा आया लेकिन असेट्स और लाइबिलिटी पर प्रभाव नहीं पड़ा। अब पैसा आने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? पैसा लाने के लिए मैं जमीन को बेच सकता था लेकिन मैंने बेचा नहीं। पैसा लाने के लिए मैं दो काम कर सकता था, लाइबिलिटी को बढ़ा भी सकता था, उधार भी ले सकता था, लेकिन उधार नहीं लिया गया। तो क्या किया गया?
तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इसमें हम देखते हैं। तो क्या होगा, तो इसमें फिर दो तरीके का पैसा आता है। एक टैक्स, आप गवर्नमेंट को जो भी टैक्स देते हो, क्या सरकार आपको कोई अपनी एसेट्स बेच रही है? जवाब है नहीं। टैक्स दे रहे हैं हम सरकार को, क्या सरकार आपसे पैसा उधार ले रही है? जवाब है नहीं। तो ना तो सरकार ने आपसे टैक्स को उधार लिया, ना आपको कोई जमीन बेची, फिर भी आप सरकार को पैसा दे रहे हो, किस रूप में? टैक्स के रूप में। तो जितने भी टाइप के टैक्सेस हैं वो कौन से होंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब क्यों है? क्योंकि उससे ना तो असेट्स पे फर्क पड़ता और ना लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ता। क्लियर हुआ? और दूसरा दूसरा आ जाता है नॉन टैक्स। दूसरा क्या आ जाता है? नॉन टैक्स, गैर कर, जो टैक्स नहीं है। अब जैसे आप लिख सकते हो उसमें, मैं इसको साफ कर रहा हूं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। जैसे फीस, फी जो आप सरकार को देते हो, फीस। कहीं पर के लाइसेंस बनवाने के लिए जो फीस दी गई वो टैक्स तो नहीं है, फीस दे रही है, ले रही है सरकार। तो उसमें वही बात होगी, ना जमीन बेच रही ना आपसे पैसा कर्जा ले रही। दूसरा, आप रूल का अगर वायलेशन करते हो तो सरकार आपके ऊपर क्या लगा देती है? फाइन, जुर्माना। तो जुर्माना भी क्या हो गया आपका? रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ऐसे ही अगर और एग्जांपल की अगर बात करें हम इसमें, तो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां जितनी भी हैं वो सरकार को मुनाफा कमा कर दे रही हैं। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑब्लिक इनकम ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। सरकारी कंपनियां जितनी भी है, सरकारी उद्यम जितने भी हैं, उनका जो मुनाफा है वो भी आपका क्या हो जाएगा? नॉन टैक्स रिसिप्ट, क्योंकि वो मुनाफा कमा रहे हैं, वो जमीन नहीं बेच रहे ना कर्जा ले रहे। और अगर बात करें इसमें एक आ जाता है एस्टीट। अब एस्टीट क्या होता है? तो ऐसी संपत्ति जिसका कोई वारिस नहीं है, कोई भी मालिक नहीं है, तो वैसी संपत्ति को सरकार अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो वो क्या आ जाता है? एस्टीट। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। और अगर बात करें, जैसे सरकार के पास क्या आ रहा है? डोनेशन, डोनेशन या ग्रांट। ग्रांट को हम बोलते हैं अनुदान। जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया पैसा है वो ग्रांट, और जो ऐसे ही दिया गया वो है डोनेशन। तो सरकार के पास जो डोनेशन या ग्रांट जो आ रही है वो भी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल काफी सारे हैं, आपको भी अगर कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा ऐसे। तो आप और भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। तो ऐसा सारा खर्चा, ऐसा सारा पैसा जो सरकार के पास आ रहा है, लेकिन उससे ना तो सरकार अपनी जमीन बेच रही है और ना आपसे कोई कर्जा ले रही है, तो वो पैसा कौन सा होगा? वो होगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब दूसरा जो हमने लिखा यहाँ पर, दूसरा जो लिखा था वो कौन सा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट्स। जो पैसा आ रहा है सरकार के पास वो कौन सा हो गया? कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया। पैसा आ रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और पैसा दूसरे तरीके से आने वाला कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सा होता था? ऐसा पैसा जिसमें सरकार या तो जमीन बेच रही है, या पैसा कर्जा ले रही है, उधार ले रही है, या तो लायबिलिटी कब बढ़ाएगी या असेट्स को कम करेगी, वो पैसा आपका कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाता है। अब कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर क्या क्या आता है? पहली बात तो जमीन बेच दी। जमीन बेचना मतलब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया। अब देखो, आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हो, पैसा लगाते हो, तो वो लगाया हुआ पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और अगर जैसे इन्वेस्टमेंट, कहीं पर पैसा आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया तो आपका क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब किसी कंपनी में पैसा लगा रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था, अब मेरे को जरूरत पड़ गई, मैं अपने उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को वापस निकालना चाहता हूं, मतलब अपनी उस हिस्सेदारी को बेचना चाहता हूं, तो वो क्या कहलाता है? डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार की हिस्सेदारी और सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है, तो वो कहलाता है डिस इन्वेस्टमेंट। वो क्या कहलाता है? डिस इन्वेस्टमेंट। तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है?
विनिवेश, हिंदी में क्या बोलेंगे, विनिवेश, उससे सरकार की जो हिस्सेदारी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो एक तो हो गया डिस इन्वेस्टमेंट, सरकार की हिस्सेदारी एसेट्स कम हो रही है। दूसरा, सरकार क्या ले सकती है, उधार ले सकती है पैसा। सरकार क्या ले रही है, उधार ले रही है, उधार, बोरोविंग्स। अब सरकार उधार कहां कहां से ले सकती है, तो सरकार के पास लोन लेने के लिए तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दूसरे देशों से या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, मतलब जो भारत के बाहर के हैं, या तो किसी देश से उधार ले, एक्सटर्नल असिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, असिस्टेंस मतलब बाहरी सहायता, या इंटरनेशनल कमर्शियल बोरोविंग मतलब किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था से उधार ले, जैसे वर्ल्ड बैंक से उधार ले, आईएमएफ बैंक से उधार ले, है ना, आईएमएफ से उधार ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार ले, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार ले, तो आपका इंटरनेशनल कमर्शियल बोरोविंग हो गया। तो पहला तो ऑप्शन ये है देखिए देश से बाहर से पैसा उधार ले ले। दूसरा ऑप्शन है कि देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उससे पैसा उधार ले ले, नए नोट छपवा कर उधार ले ले। तो दूसरा ऑप्शन है आरबीआई से उधार लेना। तीसरा ऑप्शन है जनता, पब्लिक, आप लोगों से भी पैसा उधार लिया जा सकता है। अब आप लोगों से पैसा कैसे उधार लिया जा सकता है, तो आप लोगों से पैसा उधार लिया जाता है बॉन्ड जारी करके। कोई एक बॉन्ड जारी कर देगी सरकार, मान लेते एक बॉन्ड जारी किया, उस बॉन्ड की वैल्यू थी 1000 रुपए, एक बॉन्ड की वैल्यू थी 1000 रुपए। आप गए पोस्ट ऑफिस में, देखा कि भाई एक बॉन्ड है वो 1000 रुपए का है, लेकिन वर्तमान में आपको 850 रुपए में वो बॉन्ड मिल रहा है। 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल बाद जब आप उसको वापस करोगे तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो आपको 15% डिस्काउंट पर बॉन्ड मिल रहा था, तो 15% आपका क्या हो गया, फायदा हो गया, कि भविष्य में जब आप उसको रिटर्न करोगे तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, ना कि 850 रुपए। तो ये आपने परचेज के टाइम दिए, तो जब उस बॉन्ड को वापस दिया तो कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए। तो ऐसे लोग बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो बॉन्ड का पैसा होता है वो किसके पास जाता है, तो वो जाता है आपका सरकार के पास ही। वो किसके पास जाएगा, सरकार के पास ही पैसा जाएगा। तो पब्लिक से भी पैसा उधार ले सकती है, जो किस रूप में आया, बॉन्ड के रूप में आया। क्लियर हुआ? थर्ड, और अगर हम देखें, मान लिया सरकार ने पैसा कहीं पर लोन पर दे रखा था और उसकी रिकवरी कर ले, तो रिकवरी ऑफ लोन्स, ऋणों की वसूली, ऋणों की वसूली। जो लोन दे रखा था, जो पैसा उधार दे रखा था, उसको वसूल लिया सरकार ने, पैसा वापस मांग लिया। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे कैपिटल रिसिप्ट्स के। एक बार नोट डाउन कीजिए इसको। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, मैं इस चीज को अगले बोर्ड ले जाता हूं एक बार। अब हम पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर, बजट व्यय, बजट व्यय। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर भी दो चीजें थी। पहला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप उसी फ्लो चार्ट में बना लेना अपना इसी को। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर था जो बगैर असेट्स और बगैर लायबिलिटी पर प्रभाव डालकर जो किया गया था। मतलब खर्चा करने के लिए जमीन खरीदनी चाहिए थी लेकिन खरीदी नहीं गई, खर्चा करने के लिए कर्जा कम करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया, वैसा खर्चा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर ऐसा खर्चा किया गया सरकार के द्वारा जिससे सरकार की असेट्स बढ़ती जा रही थी या सरकार का कर्जा कम होता जा रहा था, तो उस तरीके का खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो,
यहाँ पर जो पैसा खर्च किया जा सकता है, तो हो गया जैसे आपको सरकार क्या देती है, सैलरी, वेजेस जो आपको दिए जाते हैं, है ना, वेजेस वगैरह, आपको सरकार सैलरी दे रही है, तनख्वाह दे रही है हर महीने काम करने का, तो उससे आपसे कोई जमीन तो नहीं खरीदनी है ना सरकार, असेट्स तो नहीं बढ़ रही ना, आपसे पैसा सरकार ने कर्जे पर लिया था, उधार लिया था, लेकिन फिर भी आप पैसा क्या कर रही है, खर्च कर रही है। तो सैलरी वैलरी के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है वो कौन सा पैसा खर्च वो कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, वेतन मजदूरी वगैरह जो दी जाती है। अगला जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर, सुरक्षा पर व्यय, सुरक्षा पर जो खर्चा किया जाता है वो खर्चा आपका, वो भी क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे पुलिस फोर्स, आर्मी वगैरह जो इन पर जो खर्चा करती है सरकार, तो वो भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे भी वही, ना तो कोई एसेट्स बढ़ती ना कोई लाइबिलिटी कम होती। और अगर एग्जांपल लें तो सरकार जो आपको सब्सिडी देती है, सब्सिडी, आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता तो जो दी जाती है, तो वो भी आपका क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सब्सिडी, आर्थिक सहायता, और अगर सरकार कहीं पर पैसा डोनेट कर दे, डोनेशन दे दे, या कहीं पर सरकार भी ग्रांट में दे दे पैसा, अनुदान दे दे, तो वो पैसा भी क्या होगा, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि डोनेशन दो दी जाती है तो उससे कोई कर्जा थोड़ी ले रखा था, ऐसे फ्री फंड में दिया गया पैसा है, ना जमीन खरीद रहे ना कर्जा चुका रहे, जो पैसा खर्च किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? और यहाँ का एक और एक खर्चा आप लिख सकते हो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान। अब आपने पैसा किसी से उधार ले लिया, मान लेते हैं 1 लाख रुपए अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया, एक महीने का ब्याज बना 2,000 रुपए, आपने 2,000 रुपए ब्याज का पैसा वापस कर दिया उसको, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो कम नहीं होगा, वो तो 1 लाख रुपए ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने 2,000 रुपए ब्याज दिए, अब 98,98,000 रुपए आपको वापस करने हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ब्याज देने से प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होता, तो जो ब्याज देने से लाइबिलिटी कम नहीं होती, तो वो भी खर्चा कौन सा होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अभी जो हम बजट 24-25 को हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें ये सारी चीजें, जो सारी टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पर लिखी है वो काम आएगी। ऐसे ही अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, क्लियर? ठीक है सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे सरकार ऐसा खर्चा कर रही है जिससे असेट्स बढ़ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रही है सरकार, लैंड एंड बिल्डिंग, वहीं पर किसी कंपनी के सरकार ने शेयर खरीद लिए, हिस्सेदारी खरीद ली, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, परचेज कर लिए। पेमेंट ऑफ लोन, लोन ले रखा था उसकी पेमेंट कर दी, पेमेंट ऑफ लोन एक्सेट्रा। तो ये पैसा जो आपका सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है वो कौन सा हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कीजिए एक बार। चलो ये हो गया हमारा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया। तो यहां से कोई भी अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देता है ना, तो आप उसको बड़े आसानी से कर पाओगे। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप एक बार कमेंट कीजिए। 99.99% आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा है, एक एक चीज को अगर समझा है, तो मैं गारंटी लेता हूं आप सारे क्वेश्चन यहां से आए हुए आप कर पाओगे। क्लियर है? चलो अब इस श्रृंखला को एक बार 24-25 के बजट पर ले चलते हैं। इसी चीज को हम देखते हैं, उसमें सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वो क्या क्या किया है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये बात देखते हैं, अगर मान लेते हैं, अगर
मान लेते हैं सरकार के पास जो पैसा खर्च हो रहा है, चलो ये हिंदी में है। देखो बच्चों, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहां पर जाइए, बजट मिल जाएगा आपको। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, सारा यहीं पर डाटा डालती है सरकार, किसी प्राइवेट वेबसाइट से ये डाटा नहीं लिया जाता। तो यहां पर अगर हम देखें कि भाई जो पैसा अगर सरकार के पास आ रहा है, तो जैसे रिवेन्यू, सरकार का जो केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा सरकार जो यहाँ पर खर्च कर रही है, वो कैसे है। देखो लग सकते हैं इसको। हम पहले देखते हैं सरकार के पास कहां कहां से पैसा आता है, रुपया आता है। तो उसमें लिखेंगे इनमें सबसे ज्यादा पैसा आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया, उधार। सरकार उधार ले रही है। हम मानते हैं अगर सरकार के पास 100 रुपए आए हैं, उस 100 रुपए में से कहां कहां से पैसा आएगा, तो उधार से कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास, 28 पैसे या 28 रुपए। सेकंड जो है वो क्या हो गया आपका, इनकम टैक्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार मार्क करके आप यहां पर कर लीजिए इसको, 5 स्टार, क्योंकि इनकम टैक्स से आने वाला पैसा आपका सरकार के टैक्स के रूप में आने वाली इनकम का सबसे बड़ा स्रोत अब की बार बन गया। क्योंकि पिछली बार जो GST था, जब से GST आया है तब से GST पहले नंबर पे था। GST से पहले आपका कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर पहले नंबर पे होता था पिछले साल, और उससे पिछले इनका कॉर्पोरेट टैक्स दूसरे नंबर पे हो गया था, पहले नंबर पे GST। लेकिन इस बजट में इनकम टैक्स ने आपके पहला स्थान ले लिया टैक्स के रूप में। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो इसको बजट में पढ़ते हैं, बजट में क्या क्या। हमने दो चीजें पढ़ी थी, सरकार के पास जो पैसा आता है उसको हम या तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं या कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर या तो सरकार के पास जो पैसा है वो टैक्स के रूप में आएगा या नॉन टैक्स के रूप में आएगा, नॉन टैक्स के रूप में पैसा आएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स में पैसा या तो सरकार पैसा उधार लेगी, लोन लेगी, या उधार को छोड़कर जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स बच गई वो लेगी, उधार को छोड़कर। देखो इंग्लिश में आपको चाहिए तो इंग्लिश में आप इन्फोग्राफिक्स में चले जाना, वहां पर इंग्लिश का मिल जाएगा आपको। ये हिंदी का आ गया था सामने तो हिंदी का ही ले लिया हमने। उधार को छोड़कर, उधार को छोड़कर कैपिटल रिसिप्ट जितनी भी है वो यहां आ जाएंगी। अब इन चीजों को हम अलग अलग एक बार कर लेते हैं क्या क्या है। तो देखो उधार और अन्य देयताएं, अन्य लाइबिलिटीज जो हैं वो कितनी हैं, 28 पैसे, 28%। अब अगला आया इनकम टैक्स, सबसे ज्यादा पैसा इनकम टैक्स का। तो टैक्स में आप लिखो, नॉन टैक्स को नीचे लिख लेंगे हम। इनकम टैक्स से कितना पैसा आया हमारे पास, 19% इनकम टैक्स। इसके बाद आया क्या, GST 18%। GST कितना आया, 18%। इसके बाद कॉरपोरेट टैक्स, जिसको हम निगम कर बोलते हैं, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, जैसे जो आपकी इनकम के ऊपर दिया गया टैक्स होता है वो इनकम टैक्स। ऐसे ही कंपनियों के जो मुनाफे पर लगाया गया टैक्स होता है, कंपनियों के प्रॉफिट के ऊपर जो लगाया गया टैक्स होता है वो होता है आपका प्रॉफिट टैक्स, जिसको निगम कर बोलते हैं। वो वहां से कितना पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, 17%। कर भिन्न प्राप्तियां मतलब नॉन टैक्स, वो कितना आ गया, 7%। नॉन टैक्स वो कितना आया, 7%। इन सब को ऐड करेंगे हम तो 30, 7 37, 7 44 और 8 52 और 9 61%। तो 61%। एक मिनट रुक जाओ, इसमें एक चीज और रही, ये नीचे रहा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये दो भी अभी टैक्स हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वहां से कितना परसेंट पैसा आ रहा है, 5%। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी से कितना परसेंट पैसा आ रहा है, 4%। तो टैक्स के रूप में अगर पैसा देखें, 17 और 4 21 और 9 30, 40
50, 50 और 8 58 और 5 63%। तो टैक्स के रूप में कितना पैसा आया? 63%। 7% पैसा कहां से आया? नॉन टैक्स से। तो रिवेन्यू रिसिप्ट से कितना परसेंट पैसा आया भारत सरकार के पास? 70%। यहां पर सरकार से ही गलती हुई है, इनका टोटल करेंगे ना तो 99 बनेगा। पूरा पता नहीं क्यों नहीं दिया उन्होंने। अब देखो, ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां, उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, वो कितना परसेंट है? 1% है। 28 और 1 कितना हो गया? 29%। ये हमसे गलती नहीं हुई, ये सरकार ने जो डाटा अपलोड किया है उसी में ये मिस्टेक है कि इन दोनों का टोटल 100 आना चाहिए था, जो कि कितना आ रहा है? 99 आना आ रहा है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो, अब अब हम इसमें देखते हैं। देखो, मैंने आपको बजट में बता दिया, बजट से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा था कि रिवेन्यू रिसिप्ट जो पैसा आता है या कैपिटल रिसिप्ट जो पैसा आता है। तो इस बजट में 24-25 में सबसे ज्यादा पैसा आपका उधार से आएगा। कितना परसेंट पैसा आएगा? 28%। उसके बाद टैक्सेस सबसे बड़ा स्रोत है सरकार के पास पैसा आने का। 63% पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में आ रहा है। और टैक्सों में भी सबसे बड़ा जो सरकार का आय का स्रोत है वो आ गया आपका इनकम टैक्स, दूसरे नंबर पर जीएसटी, तीसरे नंबर पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये आ गया। सीमा शुल्क और कस्टम ड्यूटी, ये आपका जो आप कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ये आपके अलग रह गए। और उधार को छोड़कर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट जैसे फीस, फाइन, एससीट वगैरह, डोनेशन वगैरह, वहां से कितना परसेंट पैसा? 7%। अब जिसको ये लगता जा रहा था कि भाई सरकार सब कुछ बेचती जा रही है, बेचती जा रही है, तो वो उधार को छोड़कर था ना, जहां पर हमने पढ़ा था कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह वो सारी चीजें, वहां से मात्र 1% पैसा आ रहा है। क्लियर है? चलो, और अगर हम बात करें सरकार की वर्तमान में जो ये 2024-25 का जो ये बजट बनाया गया है, वो आपका 47,65,768 रुपए का, 768 करोड़ रुपए का जो है वो बजट सरकार ने अनाउंस किया है। तो आप ये परसेंटेज में डाटा निकालना चाहते हो कि भाई कितना परसेंट आ रहा है, तो आप उसको निकाल सकते हो कि 47,65,768 करोड़ का 19%, 18%, 17%। तो आपको रुपए में वो फिगर आ जाएगी। ये तो था कि भाई पैसा कहाँ कहाँ से आता है। अब ऐसे ही अगर 100 रुपए सरकार ने खर्च किया है तो कितना कितना कहां पर पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया गया, उसको हम देखते हैं। अब इसी में देखते हैं, रुपया जाता है, पैसा खर्च किया गया सरकार के द्वारा, तो वो कहां कहां पर पैसा खर्च किया जाएगा। क्लियर है? चलो, इसमें भी देखो, सबसे ज्यादा पैसा कहां पर खर्च किया जाएगा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का खर्चा। कितना परसेंट पैसा गया? 20% गया। क्लियर हुआ? ऐसे ही कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, मतलब जो टैक्स वगैरह सरकार के पास आए थे, या कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो सरकार के पास आई थी, वो सरकार ने राज्यों को कितनी दी? वो हो गई 20%। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती थी वो कितने परसेंट? 16%। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, मतलब सरकार के द्वारा किन योजनाओं को स्पॉन्सर किया गया है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की और राज्य की नीतियां, लेकिन केंद्र सरकार उन नीतियों को अच्छा लगा तो उसको क्या कर रही है सरकार? प्रमोट कर रही है। वो वित्त आयोग और अन्य यंत्रण, वहां पर कितना पैसा? 8% पैसा। तो देखो, ये दो चीजें होती हैं, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाता है। ये किसके आ जाता है? कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाता है। तो कैपिटल रिसिप्ट में 16 और 8 कितना परसेंट हो गया? 24%। और इसके अलावा जितना भी है ये, बट डिफेंस के ऊपर कितना पैसा खर्च होगा, सब्सिडी के ऊपर कितना पैसा खर्च होगा, पेंशन के ऊपर कितना पैसा खर्च होगा, और इसके अलावा जितने खर्चे होंगे वो ये सारी चीजें। तो 24% यहां रह गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उन सभी को बाकी जब हम टोटल करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? वो 76%। मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना कर रही है सरकार? 76%। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है? 24%। अब देखो, यहां पर दो चीजें थी। अगर रिसिप्ट्स की अगर बात करें, बजट रिसिप्ट्स की बात करें, तो उसमें देखो, आपके लिए अच्छी इनकम कौन सी होगी? आप जमीन बेचकर पैसा लेके आओ या बगैर जमीन के बेचकर पैसा ला रहे हो? पहली बात, कर्जा लेकर पैसा ला रहे हो या बगैर कर्जा लिए पैसा ला रहे हो? तो ऑब्वियसली बात है, हर किसी को बगैर जमीन बेचे या बगैर कर्जा लिए जो पैसा आता है वो अच्छा लगता है। तो वही चीज हम सरकार के लिए सोचनी है। तो सरकार की जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, जो बगैर जमीन को बेचे या उधार लिए जो पैसा लाया जाता है, वो सरकार की अच्छी इनकम मानी जाती है।
तो अच्छी इनकम में हमने ऊपर देख लिया था कि भाई रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 70% के आसपास, 70% सरकार की अच्छी इनकम थी। और जो कैपिटल रिसिप्ट है जिसको हम बेकार इनकम मानते हैं, वो कितना परसेंट थी सरकार की, 29 से 30%, वहीं पर 30% मिलेगा वो। क्लियर हो गया? तो वो लगभग 29% थी। अब ऐसे ही अगर खर्चे की बात करें तो ऐसा कौन सा खर्चा अच्छा है, कौन सा खर्चा बुरा है, आप अपने ऊपर लगाओ। आप पैसा खर्च कर रहे हो, आपकी लगातार असेट्स बढ़ती जा रही है, जमीन बढ़ती जा रही है और कर्जा लगातार कम होता जा रहा है, वैसा खर्चा आप अच्छा मानोगे या ऐसे खर्चे को अच्छा मानोगे कि भाई आप लगातार पैसा खर्च भी कर रहे हो, ना तो कोई जमीन बढ़ी, असेट्स बढ़ी, ना कर्जा कम हो रहा, जमीन भी उतनी की उतनी है, कर्जा भी कम नहीं हो रहा, उतने का उतना है, और खर्चा अच्छा किए जा रहे हो, बहुत ज्यादा किए जा रहे हो, तो बेकार खर्चा। तो बेकार खर्चा कौन सा होता है आपका? वो होता है ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार का बेकार खर्चा। तो बेकार खर्चों पे कितना परसेंट सरकार खर्च कर रही है? 76%। और अच्छे खर्चे जो थे वहां पर सरकार कितना परसेंट पैसा खर्च कर रही है? 24%। तो धीरे धीरे जो ये राजनीति जो ये रूप लेती जा रही है ना कि फ्रीबीज फ्रीबीज, वो आगे चल के खतरनाक होगा देश के लिए। तो सरकार की भी मजबूरी हो जाता है, क्योंकि जो लालच दे रहा है फ्री का तो वोट तो उनको मिल जाएंगी, तो अगर ये फ्री नहीं देंगे तो ये सत्ता से निकल जाएंगे। अब इनको भी सत्ता में रहने के लिए इनको लालच देना पड़ता है कि भाई हम भी फ्री देंगे। तो लेकिन आपको ये समझना होगा, जो फ्री की राजनीति बार बार की जा रही है, मैं किसी को पर्टिकुलर ना तो किसी पार्टी का समर्थक यहाँ पर समर्थन कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर आपको समझा रहा हूँ। जो फ्री का खर्चा है वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आगे चल के वो नुकसानदेह होगा। आप अपने आप लगा के चलिए, आप खर्चा, आपके पास 1 करोड़ रुपए आए, आप भंडारा लगाते जा रहे हो, अपनी सुरक्षा के ऊपर पैसा खर्च करते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो पैसा खर्च हो जाएगा, उसके बाद क्या? कुछ नहीं। वही अगर 1 करोड़ रुपए आपने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया जिसमें फ्यूचर से उससे आपकी इनकम जनरेट हो, वो खर्चा आपके लिए अच्छा होगा। जैसे एग्जांपल सरकार का लेते हैं, यहाँ पर सब्सिडी देती जा रही थी, फ्री में सब कुछ करती जा रही थी, तो पैसा आया फ्री में बांट दिया, एक टाइम ऐसा आएगा पैसा खत्म, खत्म, इनकम सोर्स तो कोई जनरेट नहीं किया। दूसरा, सरकार ने अच्छे रोड बनाए, ट्रांसपोर्ट के ऊपर अच्छा खर्चा किया, तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर अच्छी होगी तो नई नई कंपनियां देश में आएंगी। देश की भी कंपनियों को अगर अच्छा रोड मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलेगा, तो वो भी अपना प्रोडक्शन उस एरिया में लेके आएंगी। तो नई नई कंपनियां अगर देश में आएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ते ही सरकार के पास टैक्स के रूप में इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ेगी सरकार की। तो सरकार ने पैसा खर्च किया रोड बनाने पर, फ्यूचर में उससे क्या हुई? इनकम जनरेट हुई। भले ही रोड बनाने के लिए सरकार कर्जा ले रही है, लेकिन वो खर्चा अच्छे व्यय पर कर रही है, ना कि फ्री में बांटने के लिए। और दूसरा, नई नई कंपनियां अगर देश में आएंगी तो उन कंपनियों को भी क्या होगा? मुनाफा होगा। मुनाफा होगा तो उस मुनाफे का कुछ परसेंट वो भी किसको देंगी? टैक्स देंगी, सरकार को देंगी। तो सरकार को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। क्लियर है? चलो अब बाकी अपना अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये कुछ बजट का ओवरव्यू था कि भाई कितना परसेंट पैसा कहां से आएगा, कितना परसेंट पैसा कहां पर खर्च होगा। अब इसका एक और चीज देख लेते हैं कि अगर इस खर्चों का अगर रुपए देखने हो तो किस योजना पर कितना पैसा खर्च किया गया है उसको देखते हैं। तो देखो ये चीज क्या थी कि भाई मैंने बताया था कि भाई 47,65,768 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट बनाया है। 45,68,000 47,65,768 करोड़ का जो सरकार के द्वारा जो ये बजट बनाया गया था, उसमें सबसे ज्यादा पैसा आपने देखा होगा ब्याज के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था। तो देख लो 47 लाख में से लगभग 12 लाख करोड़ का सरकार ब्याज देगी। सिर्फ इतना पैसा उधार ले चुकी है सरकार कि उसमें से लगभग 47,65,000 करोड़ का आप बजट बना रहे हो, उसमें से 12 लाख करोड़ का सिर्फ क्या दे रहे हो? ब्याज दे रहे हो। लेकिन जो ये उधार लिया गया ना, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा उधार लिया गया, ना कि फ्री में, क्योंकि फ्री भी इसका खर्चा लगातार सरकार कम करती जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जो जो कर रही है वो आप सभी को पता है कौन कौन कर रहा है, वो उसका मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। चलो, तो ब्याज के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा। उसके बाद आप देखो सबसे ज्यादा खर्चा आपको कहां पर दिख रहा है? तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा दिख रहा है, परिवहन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस सेक्टर के ऊपर सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है? वो है ट्रांसपोर्टेशन, 5,44,039 करोड़। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका
रक्षा बजट डिफेंस एक्सपेंडिचर 4.5 लाख करोड़ के आसपास। जब बजट आपका रक्षा बजट 3 लाख करोड़ पार गया था ना, तो कम से कम 7-8 एग्जाम में पूछा गया था कि डिफेंस बजट कितना है भारत सरकार का। तो ये सारी फिगर याद करने की जरूरत नहीं होती, टॉप टॉप आप याद कर लो 2-4। फिर उसके बाद जैसे सब्सिडी सरकार 3,81,000, पेंशन पे कितना कर रही है, शिक्षा पर कितना, ऊर्जा सेक्टर पर कितना, आप एक बार इनको बारी बारी से आप पूरा पढ़ सकते हो कि भाई किस सेक्टर पर कितना पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। तो यह उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपना, इसी चीज में और चीज देखते हैं। अब देखो ये चीज, ये बजट के प्रमुख आंकड़े। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जब सरकार बजट बनाती है ना, तो 3 साल के डाटा लेती है। कितने साल का डाटा लेती है? 3 साल का डाटा लेती है। उस डाटा में क्या क्या होता है, देखो जिस साल का बजट बना रहे हैं वो, जिस साल में रहकर बना रहे हैं वो, और जो साल खत्म हो चुका है वो, उन सभी का डाटा लिया जाता है। तो 2023-24 के दिसंबर महीने में बजट बनाना शुरू किया होगा, तो उसका कुछ बजट अनुमान होगा, उस बजट अनुमान को संशोधित यानी कि रिवाइज्ड किया गया और भविष्य में बजट का अनुमान लगाया गया। तो संशोधित बजट का डाटा लेकर, रिवाइज्ड बजट का डाटा लेकर और रियल एस्टीमेट लेकर जो साल खत्म हो चुका था, इन दोनों के आधार पर भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है। तो इसमें वही चीजें बताई गई हैं कि भाई आपका रिवेन्यू रिसिप्ट्स कितना होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स कितना होगा, तो टोटल रिसिप्ट्स कितना होगा। अगर हम बात करें इस बार के बजट की, तो इस बार में सरकार ने कितना अंदाजा लगाया है कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स कितना होगा, 30,01,275 करोड़ रुपए की हमारे पास रिवेन्यू रिसिप्ट्स आएंगी। और अगर कैपिटल रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें, पूंजीगत प्राप्तियों की अगर हम बात करें, तो वो कितना होगा, 17,64,494 करोड़ की कैपिटल रिसिप्ट्स होगी। दोनों का एडिशन कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 47,65,768 करोड़ की सरकार के पास टोटल रिसिप्ट्स आएगी। अब जितना पैसा आएगा उतना ही तो पैसा सरकार खर्च करेगी, तो कुल व्यय सरकार कितना कर रही है, 47,65,768 करोड़ रुपए। अब इसके अंदर ये आपको नीचे घाटा वगैरह आ गया होगा, तो अभी हम लोग घाटा वगैरह पढ़ेंगे, डेफिसिट वगैरह पढ़ेंगे, तब उसके बाद में ये चीजें आपको समझाऊंगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और ये अगर आपको डाटा डाउनलोड करना है तो मैंने बता दिया था, PIB के ऊपर जाना, जैसे आप वेबसाइट खोलोगे तो ये कुछ ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ नहीं मिलता तो ऊपर नीचे देखोगे मिल जाएगा। उसमें बजट 24-25, इन्फोग्राफिक्स हिंदी, इन्फोग्राफिक्स इंग्लिश। अगर आप बजट की समरी पढ़ना चाहते हो तो इंट्रियम बजट समरी इन हिंदी और इंट्रियम बजट समरी इन इंग्लिश, हाईलाइटेड भी पॉइंट है वो, आपको सारा बजट आप वहां से कंप्लीट बजट पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो इसमें ये जो इन्फोग्राफिक्स है उसमें ये सारा आपके सामने यहाँ पर ये कुछ इस टाइप में बजट दे रखा है पूरा। रेलवे बजट, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुआयामी गरीबी से छुटकारा हो गया, ये सारे कहाँ पर सरकार कितना कर रही है और क्या क्या अचीवमेंट रही है सरकार की। क्लियर है? तो अभी अपने टॉपिक को ही वापस आगे बढ़ाते हैं। चलो फिर अपना स्लाइड पर ही वापस आ जाते हैं एक बार। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि बजट का मतलब समझा हमने, और 24-25 के बजट में उस अर्थ को 24-25 के बजट में हमने तोड़ के पढ़ा कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो बजट से कैसे संबंधित है। तो इस साल का बजट भी आपका हो गया। पिछले साल का बजट 45,03,067 करोड़ का था, तो उसको कम किया गया है, वो 44,90,000 करोड़ में उसको रिवाइज किया गया कि सरकार कम खर्च होगा हमारा। क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो ये हम लोगों ने अब तक पढ़ा। इससे अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग बजट का कॉन्स्टिट्यूशन व्यू पढ़ेंगे, साथ के साथ कुछ घाटों जो भी बजट में रह गए थे, कि वो राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, वो क्या क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट है ना आपका, ये आपका प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा वगैरह, ये सारी चीज हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, चैनल से बने रहिए।